राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन संबंधित अब से पहले 2 वीडियो बन चुके हैं और वो दोनों वीडियो थे राजस्थान में मेर विद्रोह और मीणा विद्रोह। उसी सीरीज का तीसरा ये वीडियो संबंधित रहेगा भील जनजाति से। आप लोगों को पहले की वीडियो में जैसे बताया गया था कि राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य एक अपवित्र गठबंधन था और इस अपवित्र गठबंधन का यहाँ प्रतिरोध सबसे पहले मेर, मीणा और भील जनजातियों ने किया था। यह वीडियो बेशक थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम इस पर कोशिश करेंगे कि भील जनजाति से संबंधित जो विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसका एक कंप्लीट एनालिसिस किया जाए, एक विस्तृत रूप से व्याख्या की जाए। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं भील विद्रोह से संबंधित प्रमुख घटनाओं के विश्लेषण से। सबसे पहले हम यह याद रखेंगे कि राजस्थान में भील विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1818 ईस्वी में, यानी 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे भी पहले राजस्थान के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ और स्थानीय शासकों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए थे। भील मूलतः एक शांतिप्रिय जनजाति रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और भीलों के निवास क्षेत्र राजस्थान में उदयपुर, डगारिया और बांसिया राज्यों में रहे हैं। उस समय जो रियासतें थी, उदयपुर के नाम से जो जानी जाती थी वो उदयपुर, उसको आजकल हम उदयपुर जानते हैं। डगारिया जिसको अब डूंगरपुर के नाम से जाना जाता है, और बांसिया को हम बांसवाड़ा के नाम से जानते हैं। ये भील अंग्रेजों की आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे और 1818 ईस्वी के बाद उनके ऊपर स्थापित अर्ध सामंती व अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य किया। यहाँ दोनों बातें ध्यान रखेंगे। अर्ध सामंती यानी वहाँ के जो सामंत और स्थानीय शासक थे उन्होंने भी इनके ऊपर दमन किया था, और दूसरा औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेजों ने भी इनके ऊपर दमन किया था। इसी से मजबूर होकर भीलों ने आंदोलन किया। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किए थे। हम कारणों की चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से भील आंदोलन के लिए इनको ऊर्जा मिली, तैयार हुए। तो इनमें पहला कारण है भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने इनमें असंतोष उत्पन्न किया। भीलों पर कर थोप दिए गए थे। दूसरा प्रमुख कारण है अंग्रेजों की भील दमन नीति। अंग्रेजों ने भीलों के मन में इस तरह से एक अपनी छाप छोड़ दी कि उससे भीलों का मनोवैज्ञानिक स्तर पर संदेह उत्पन्न हो गया, मनोवैज्ञानिक रूप से असंतुष्ट हो गए अंग्रेजों के प्रति। तीसरा मुख्य कारण है ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जो जेम्स टोड ने अपने हाथ में ले लिया था, और इसके कारण भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को जेम्स टोड ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। चौथा जो मुख्य कारण है वह है 1818 ईस्वी के संधि के बाद अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। भील राज्य और जागीरदारों की सेना में नियमित अथवा अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे। उस समय जो रियासतें थी उनमें भील मुख्य रूप से सैनिकों का काम करते थे, सैनिक थे। अब जब सेनाओं को ही भंग कर दिया गया था, देशी सेनाओं को ही भंग कर दिया गया था, तो उससे एक असंतोष उत्पन्न हुआ, और यह असंतोष भीलों में होना भी स्वाभाविक था। पांचवा जो कारण है वह था भील अपने पाल के समीप ही गांवों से 2 कर वसूल करते थे, जिसमें एक करता रखवाली कर और दूसरा करता बोलाई कर। रखवाली कर एक तरह से चौकीदारी करता, और बोलाई कर ये एक प्रकार से सुरक्षा करता। ये 2 कर वसूल करते थे। लेकिन जेम्स टोड ने राज्य की आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के चलते भीलों और साथ में भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए थे, बोलाई नामक कर
और रखवाली दोनों करों से भीलों को वंचित कर दिया गया। उदयपुर राज्य के नवनियुक्त जो जेम्स टोड थे, प्रशासन जेम्स टोड के अंतर्गत प्रशासन आ गया था उदयपुर का, तो जेम्स टोड ने ये कदम उठाया। अब ये भील विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया। भीलों ने भी अपने इस पारंपरिक अधिकार को छोड़ने से इनकार कर दिया और अंग्रेज व उदयपुर राज्य के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। तो ये था तात्कालिक कारण। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने ये चेतावनी दे दी और अपनी स्वतंत्रता भी घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वो विद्रोह के लिए बाध्य होंगे। दिसंबर 1823 ईस्वी तक भील विद्रोह जो पनप चुका था उसको दबाने में सफलता भी प्राप्त कर ली। इस तरह से अभी तक के विवेचन में हमने पाया कि सबसे पहले जो उदयपुर राज्य में 1818 ईस्वी में आंदोलन शुरू हुआ भीलों के द्वारा, उसको जनवरी 1823 से लेकर दिसंबर 1823 के दरमियान ही अंग्रेज और उदयपुर रियासत की संयुक्त सेनाओं ने आंशिक रूप से दबा दिया था। पूर्ण रूप से इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि भीलों के छिटपुट विद्रोह जारी रहे थे। उदयपुर राज्य के भील विद्रोह से प्रभावित होकर अब डगारिया यानी डूंगरपुर और बांसिया यानी बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी अल्प अशांति उत्पन्न कर दी और 1825 ईस्वी में आदिवासी विद्रोह की कुछ बिखरी छिटपुट घटनाएं घटती रही। बात करते हैं जनवरी 1826 ईस्वी की। तब गरासिया भील मुखिया था जिनका नाम था दौलत सिंह और एक मुखिया उनका नाम था गोविंद राम। दौलत सिंह और गोविंद राम ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह बोल दिया। 1826 ईस्वी में लंबी बातचीत के बाद दौलत सिंह के आत्मसमर्पण करने के साथ ही यह विद्रोह भी समाप्त हो गया। यूं छुटपुट भील उपद्रव की घटनाएं जारी रही, किंतु कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1838 ईस्वी तक उदयपुर राज्य में शांति रही। 1836 ईस्वी में अब हम बात करेंगे बांसवाड़ा की। तो 1836 ईस्वी में बांसवाड़ा राज्य में भी भीलों ने उपद्रव किया, जिन्हें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल, जो बांसवाड़ा के शासक थे उनको महारावल नाम से जानते थे। जैसे उदयपुर के शासक को हम महाराणा के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक वैसे ही तो बांसवाड़ा के महारावल ने और अंग्रेजी सेना की संयुक्त सेना ने उसको भी नियंत्रित कर लिया। तो 1836 में बांसवाड़ा में उपद्रव हुआ, वो भी नियंत्रित हो गया। अब अंग्रेजों ने बल प्रयोग के उपाय अभी भी नहीं छोड़े। मेरवाड़ा बटालियन की पद्धति पर भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजनाएं तैयार की गई और इसी के चलते अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर का गठन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी और मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खैरवाड़ा रखा गया। अब ये जो खैरवाड़ा है उदयपुर राज्य में, यहाँ मेवाड़ भील कोर की स्थापना करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था भीलों के उपद्रव को दबाए रखना। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खैरवाड़ा एवं कोटड़ा में 2 छावनियां और स्थापित कर दी गई। इसके बाद दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य के कालीबास के भील विद्रोही हो गए थे। तत्कालीन महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु भेजा। इस सेना ने गांव में आग लगा दी और भारी संख्या में भीलों को मौत की घाट उतार दिया। 1860 ईस्वी तक निरंतर छिटपुट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रही।
1857 की क्रांति के दौरान भी भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे। उस समय आज की तरह सूचना स्रोत थे नहीं और राजकीय पलटनों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह इसी वजह से नहीं किया था, क्योंकि उस समय के भील अनभिज्ञ रहे। 1857 में भीलों का कोई योगदान ज़्यादा देखने को प्राप्त हमें नहीं होता। 1857 क्रांति के काफ़ी समय बाद यानी 1881 से 1882 के समय उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ। ध्यान दीजिएगा, 1881 और 1882 के दरमियान। असल में यह लंबे समय से एकत्रित भील आक्रोश का विस्फोट था, एक प्रकार से कह सकते हैं हम। 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं, उदयपुर राज्य की सेना, मामा अमान सिंह, ये उस उदयपुर राज्य का एक प्रतिनिधि था जिनका नाम था मामा अमान सिंह, एवं लोनारगन जो था ये अंग्रेज प्रतिनिधि था। तो इन दोनों के नेतृत्व में बारापाल पहुंचती है। मामा अमान सिंह जो राज्य का प्रतिनिधि था और लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधि था, इन दोनों सेनापतियों के नेतृत्व में एक संयुक्त सेना 26 मार्च 1881 को बारापाल पहुंच गई। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी था। 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा और बारापाल के आसपास भीलों के झोंपड़ों को जलाया जाता रहा। फौज की इन कार्यवाहियों से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने अपने परिवार सहित स्वयं अपने अपने घरों को उजाड़कर सघन जंगलों और पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर अपने को सुरक्षित कर लिया, अपनी सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली। अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर भीलों ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से भी रोक दिया। यहाँ लगभग 8000 भीलों ने, ये जो दोनों सेनाएं थी मामा अमान सिंह और लोनारगन के नेतृत्व में, उन सेनाओं को घेर लिया। इस तरह से इनके बीच में संघर्ष जारी रहा। सेनाएं घिरी हुई थी। अंत में 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ उदयपुर राज्य की सेना और अंग्रेज सेनापति लोनारगन के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने एक समझौता कर लिया और राज्य के अधिकारी आधा बराड़ को छोड़कर भविष्य में भीलों को दुखी नहीं करने या परेशान नहीं करने की शर्तों के साथ पीछे हट गए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में गोविंदगिरी जी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ हुआ था। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज और धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया था, जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया था। गोविंदगिरी जी थे, वो डूंगरपुर में बेड़सा नामक गांव के निवासी थे और जाति से बंजारा थे। गोविंदगिरी एक छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा और उनके पुत्रों व पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया था और बाद में वो सन्यासी बन गए। वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए। उन्होंने धुनी स्थापित की और निशान, एक तरह से ध्वजा, वे लगाकर आसपास के क्षेत्रों के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। गोविंदगिरी ने एक पंथ चलाया जिसका नाम था भगत पंथ। भगत पंथ भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा था। गोविंदगिरी के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा, उनके अधिकारी और जागीरदार चिंतित होने लगे थे कि उसका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को पलटने दे। अतः वे इन उपदेशकों अथवा प्रचारकों को अपने राज्य अथवा जागीर की सीमाओं से बाहर निकल जाने पर बाध्य करने लगे, जिससे वर्गीय कटुता बढ़ने लगी और भील समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लग गया था और भीलों में एकता स्थापित होने लग गई थी।
यह भी एक विद्रोह का कारण बना। बेडसा गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। ईडर, सूंद, बांसवाड़ा व डूंगरपुर राज्यों और पंचमहल व खेड़ा जिले के भील बेडसा में आने लग गए थे। पंचमहल और खेड़ा है उदय उसमें गुजरात राज्य में, वर्तमान समय का जो गुजरात राज्य है वहाँ स्थित है। अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया। ये भयभीत हो गए थे अंग्रेज और स्थानीय जो रियासती शासक थे गोविंदगिरी के बढ़ते प्रभाव से और भीलों के विद्रोह से दुखी होकर इन्होंने गोविंदगिरी को अप्रैल 1913 में गिरफ्तार कर लिया। औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंदगिरी और उनके शिष्यों को सामंती व औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। गोविंदगिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंच गए और भीलों को पहाड़ी पर इकट्ठा होने के लिए अपने संदेशवाहकों द्वारा संदेश भेजा। गोविंदगिरी की गतिविधियां सूंत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ईडर राज्यों को परेशान कर रही थी। अब ये राज्य भी चौकन्ना हो गए। इन सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े व पालों में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। बड़ी विडंबना की बात है कि स्थानीय शासकों ने भीलों के विरुद्ध अंग्रेजों से प्रार्थना की, जिनमें मुख्य राज्य सूंत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ईडर राज्य हैं। 6 से लेकर 10 नवंबर 1913 की बात है। ये 6 से लेकर 10 नवंबर 1913 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेलेजली राइफल्स की 1 कंपनी व 7वीं राजपूत रेजिमेंट की 1 कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंच गई। विपुल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 ईस्वी को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौजों ने तोप और मशीन गन तैयार कर रखी थी और वहीं से गोला बारूद दागे जाने लगे। लगभग 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, किंतु आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक भील टिक नहीं सके। मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर पहुंच गए और भीलों को अंधाधुंध गोलियों से भूनना आरंभ कर दिया। भीलों में भी अब भगदड़ मच गई। थोड़े ही समय बाद पहाड़ी पर भीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद भी भीलों का कत्लेआम जारी रखा गया। अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल 100 भील लोग मारे गए थे तथा 900 भीलों को कैदी कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। इनके साथ ही गोविंदगिरी और पुंजिया भील को भी बंदी बना लिया। अभी तक हमने भीलों से संबंधित विद्रोह को पढ़ा। इसके बाद भी भील आंदोलन जारी रहा। गोविंदगिरी के मानगढ़ पहाड़ी पर भील आंदोलन को कुचलने के बाद भी भील आंदोलन जारी रहा। गोविंदगिरी की लोकप्रियता के कारण उनकी आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष की सजा में बदल दिया गया था और 7 वर्ष के बाद इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वे सूंत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ एवं ईडर राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद नामक गांव में रहने लग गए थे और वहीं से भगत पंथ का संचालन करने लग गए, प्रवचन कार्य करने लग गए, भीलों को जागृत करते रहे। भील आंदोलन से संबंधित ही एक और नाम जो मोतीलाल तेजावत जी का है, उसके बारे में हम डिटेल्स से बात कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ और अन्य राज्यों के भीलों व घरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ दिया था। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी थे और ये जाति से ओसवाल बनिया थे। जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कि जो गोविंदगिरी जी थे वो जाति से बंजारा थे और मोतीलाल तेजावत जाति से ओसवाल बनिया थे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यही है
ध्यान देने की बात है कि भील आंदोलन से संबंधित मोतीलाल तेजावत और गोविंदगिरी दोनों भील नहीं थे, इनकी जाति पृथक थी। झाड़ोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण मोतीलाल तेजावत अपनी इस ठिकाने की नौकरी को छोड़कर परचून का व्यवसाय इन्होंने प्रारंभ किया। वह भील क्षेत्रों में घूम घूम कर मिर्च मसाला आदि बेचते थे और पोसिना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर लगने वाले चित्र विचित्र के मेले में नियमित रूप से दुकान लगाते थे। अतः अपने व्यापार के माध्यम से वह उदयपुर राज्य के भीलों के अत्यधिक निकट संपर्क में आ गए थे। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। इनके उपदेशों के साथ इन्होंने जो भीलों को उपदेश दिए, इन उपदेशों के साथ उन्होंने आदिवासियों में एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन प्रारंभ करने वाले शख्स मोतीलाल तेजावत ही हैं। एकी आंदोलन का उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियां तो झाड़ोल जागीर तक ही सीमित थी, किंतु उनका प्रभाव अन्य भील क्षेत्रों में भी तेजी से फैल रहा था। इस तरह से इनके बढ़ते प्रभाव से परेशान स्थानीय शासक और अंग्रेजी सेना ने इनके खिलाफ भी एक कार्रवाई की थी। जुलाई 1921 में उन्होंने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। मोतीलाल तेजावत ने जुलाई 1921 में जो भीलों का करबंदी आंदोलन था उसको शुरू किया, यानी एक तरह से असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था भीलों में भी। झाड़ोल का शासक जो वहाँ सामंत था इस स्थिति से चिंतित हो गया और एक अलग ही स्थिति जो उत्पन्न हो गई थी, ऐसी स्थिति को नियंत्रण में लाने के ध्येय से उसने 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। तेजावत की गिरफ्तारी ने भीलों को और अधिक उत्तेजित कर दिया था। मोतीलाल तेजावत ने भीलों में एक चिंगारी उत्पन्न कर दी थी। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने उदयपुर राज्य को छोड़कर सिरोही राज्य में प्रवेश कर लिया और वहां जाकर भीलों को उन्होंने जागरूक किया। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का एक दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। झाड़ोल को छोड़कर ये सिरोही पहुंच गए। उदयपुर के भीलों की पद्धति पर सिरोही राज्य में गरासिया आदिवासियों में मोतीलाल तेजावत ने सुधार कार्य आरंभ कर दिया। उदयपुर राज्य के भीलों को जिस प्रकार से उन्होंने प्रेरित किया था, आंदोलन करने के लिए उनको प्रेरित किया, मोटिवेट किया, वैसे ही अब गरासियों को उन्होंने प्रेरणा देना शुरू कर दिया। 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान व आदिवासी आंदोलनों को सख्तीपूर्वक कुचलने की नीति बनाई। दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी, पथिक, विजय सिंह पथिक व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास किए थे, किंतु अपने प्रयासों की असफलता से झुंझलाकर गरासियों के मुख्य गांव सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। राज्य व अंग्रेजों की सेना ने इस गांव पर 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया। इस सैनिक कार्रवाई में अनेक गरासियों की जानें चली गई। फौज ने उनके घर, अनाज व पशु आदि को जलाकर भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद भी सैनिक अभियान जारी रहा। 5 मई 1922 को सेना ने बलोरिया गांव पर आक्रमण कर दिया और इस गांव का बहुत बड़ा भाग जला दिया। इस बलोरिया गांव में 11 आदिवासियों की जानें चली गई। 6 मई को भूला और नवावास नाम के 2 गांव थे, वहां भी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया और सैनिक आक्रमणों का शिकार इन दोनों गांवों को होना पड़ा और इन गांवों की अधिकांश झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया था। तो सिरोही में बालोरिया, भूला, नयावास और सियावा गांव ये मुख्य गांव है।
जिनको हम याद रख सकते हैं। सिरोही राज्य व अंग्रेजी सेना की संयुक्त कार्रवाई ने भीलों व गरासियों को मनोबल को तोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में भूला, नवाबाश, बलोरिया व अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासी मुखिया सिरोही के दीवान व पॉलिटिकल ऑफिसर से 11 व 12 मई 1922 को मिले और एक की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की। इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने एक ही आंदोलन की निंदा करते हुए इससे अपने आप को अलग घोषित कर दिया। इस प्रकार सिरोही के आदिवासी आंदोलन को सत्ता पक्ष द्वारा कुचल दिया गया था। अब फिर से हम लौट के आते हैं एक ही आंदोलन को प्रारंभ करने वाली मोतीलाल तेजावत जी के ऊपर। मोतीलाल तेजावत जी ने 1923 के आरंभ में पुनः एक ही आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आरंभ हुआ सिरोही का आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में 1929 में मोतीलाल की गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त हुआ, क्योंकि अशांति बरकरार रही। छिटपुट अशांति सिरोही राज्य में भाकर में, शांतपुर में, पिंडवाड़ा आदि प्रगणों में बनी रही। उदयपुर व सिरोही राज्यों के भील व गरासिया 1921 से लेकर 1929 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे। राज्यों, जागीरदारों व अंग्रेज अशिक्षित व भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए थे। 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा नामक गांव में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया। उदयपुर राज्य को सौंपने के बाद में जो 1929 में मोतीलाल तेजावत गिरफ्तार हो गए थे 3 जून को, वहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन 1936 तक इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ और मोतीलाल तेजावत को जेल में रखा गया। उन्हें 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह कोई आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे और उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर से बाहर नहीं निकलेंगे। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए 30 रुपये प्रति माह का भत्ता भी स्वीकृत किया। पुनः उन्हें जनवरी 1945 में बंदी बना लिया गया था, जब उन्होंने भोमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी और उसे फरवरी 1947 में जेल से फिर से रिहा कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था। इस तरह से 1818 में शुरू भील आंदोलन चिटमुट घटनाओं को छोड़ते हुए आंशिक रूप से कभी दबा दिया गया, कभी प्रबल रहा और 1947 तक मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में हम कहें कि उनके जेल के रिहा होने तक ये जारी रहा। आंशिक रूप से दबा रहा या कभी कभी प्रबल होता रहा। अंग्रेजों के नाक में भीलों ने दम शुरू किया था, वो देश की आज़ादी के साथ ही समाप्त हो सका।